संदीप जी का मैं स्वागत करूं कि वो भी अपना सफर, शानदार जो सफर अभी चल रहा है उनका एज ए आर्किटेक्ट, एज ए पीएमसी, तो उनका भी सफर शानदार रहे। स्वागत है संदीप कंडूटकर जी आपका इस प्लेटफॉर्म में, प्रभु से खास बात कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी ये जो मुहावरे, छोटे छोटे मुहावरे हमें बहुत इनकरेज करते हैं, ये सब कंटिन्यू करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद, आपका प्यार है ये आप सभी लोगों का। संदीप जी क्या कहेंगे ओवरऑल एक आम आदमी को, हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट पीएमसी का रोल समझना हो, उसके बारे में समझना हो कि रीडेवलपमेंट में कितना महत्वपूर्ण है, पीएमसी की जो कड़ी है, पहली कड़ी, वो कैसे महत्वपूर्ण है एक आम आदमी को समझाने के लिए, कॉमन मैन को समझाने के लिए, किस तरह से एक्सप्लेन करें? एक आपको ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का जो रोल है वो कॉमन आदमी के लिए समझने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी गेम अपने को खेलने का है, कोई मैच खेलने का है, भले उस मैच में बहुत नामचीन प्लेयर्स भी रहेंगे, तो लेकिन वो पूरे टीम को गाइड करने के लिए एक कोच की जरूरत रहती है। तो ये जो रीडेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें एक गाइड की जरूरत है, एक कोच की जरूरत है जो ये पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट करेगा। और लेकिन उसमें जो खेलने वाले खिलाड़ी रहेंगे वो हाउसिंग सोसाइटीज के मेंबर रहेंगे। तो ये बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए हर एक सोसाइटी मेंबर को कि ये जो रीडेवलपमेंट का प्रोसेस है ये खुद आपको करने का है। इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का रोल है एज अ कोच उतना ही सीमित है। अगर आप सोचेंगे कि पूरा का पूरा ये रीडेवलपमेंट का प्रोसेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑन द बिहाफ ऑफ सोसाइटी करेगा तो शायद आप थोड़ी दिक्कत में आ सकते हैं। ये मेरा वेरी फ्रैंक ओपिनियन है अबाउट द रीडेवलपमेंट प्रोसेस एंड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। और ये जो टोटल प्रोसेस है रीडेवलपमेंट की, ये पहले आपको समझना बहुत जरूरी है कि उसमें क्या क्या मॉडल्स है रीडेवलपमेंट में, वो मॉडल्स के हिसाब से हमें किस तरह से आगे चलने का है, ये सब कुछ जान के हुए और जो इसमें एक्सपर्ट है लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, उसको अपॉइंट करके आपको उसका पूरा नॉलेज लेना चाहिए और उसके बाद में ही आपको ये रीडेवलपमेंट का प्रोसेस करना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं और उसका जो रीडेवलपमेंट प्रोसेस के जो मॉडल्स है ये थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ज्यादा समय नहीं है। कि हर एक रीडेवलपमेंट में एक बेसिकली 4 या 5 मॉडल्स रहते हैं कि उसमें हम लोग पूरा रीडेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज द 100% सेल्फ रीडेवलपमेंट। उसमें सारी की सारी जिम्मेदारी, जैसे कि टाइटल की जिम्मेदारी है, प्लानिंग की जिम्मेदारी है, उसका अप्रूवल का खर्चा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, सेलिंग है और जो कंसल्टेंट की फीस है, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय द सोसाइटी। ये जो एक फर्स्ट मॉडल है उसको हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंटल मॉडल या 100% सेल्फ डेवलपमेंट। सेकंड मॉडल ऐसा है कि उसमें सारी की सारी जिम्मेदारी सोसाइटी नहीं ले सकती, कोई कोई सोसाइटी। उसमें अगर प्लानिंग सोसाइटी खुद अपने आर्किटेक्ट से करवा लेती है, उसका अप्रूवल का भी खर्चा मैनेज करती है और जो कंस्ट्रक्शन के लिए किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करेंगे कि जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी लेगा, वो अपने जेब से उसका खर्चा करेगा और उसके बदले में सेलेबल फ्लैट्स सोसाइटी से लेगा। तो क्या हो जाएगा, इससे सोसाइटी का जो बर्डन है बहुत हद तक कम हो जाएगा। इस मॉडल को हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। उसके बाद का जो मॉडल है वो है पैकेज डील। उसमें क्या होता है कि जैसे ये बार्टर सिस्टम वाला जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा वो पूरा का पूरा बाद में का जो सेल का एरिया भी है वो भी अंडरराइट करके देगा, उसे हम पैकेज डील कहते हैं। जब मैं आपको जब ब्रीफ में बता रहा हूँ, पैकेज डील के बाद कोई सोसाइटी बोले कि हमें सब मैनेज करने वाला मैनेजमेंट चाहिए, तो इसको कहते हैं डेवलपमेंट मैनेजमेंट एजेंसी। तो दिस इज द फोर्थ मॉडल। और लास्ट वाला जो मॉडल है डेवलपर मॉडल, उसमें की पूरी जिम्मेदारी हम लोग डेवलपर के पास देती है और डेवलपर टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम getting the approval, getting the finance for the construction, selling, everything is managed by the developer। तो फिजिबिलिटी बनाने के बाद हमें हर एक मॉडल का एक्सरसाइज करके कौन सा मॉडल अपने सोसाइटी के लिए सूट होता है वो देख के हमें सोसाइटी के साथ कंसल्ट करके वो मॉडल हमें फाइनल करना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट थिंग है जो सोसाइटी को, किसी भी सोसाइटी को करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का जो रोल है आगे का वो डिफाइन होगा। अगर पूरी की पूरी जिम्मेदारी सोसाइटी लेती है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का रोल उसमें बहुत अहम रहेगा। पूरी की पूरी उसको कंसल्टेशन देनी पड़ेगी। अगर
बार्टर सिस्टम में जाएगा तो भी उसका जो रोल है थोड़ा, उसका भी रोल थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में उसके सोसाइटी के साथ कॉन्ट्रैक्टर जुड़ा रहेगा। और लास्ट में जो डेवलपर रहेगा, तो डेवलपर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का रोल सिर्फ मॉनिटरिंग का रहता है, सीमित रहता है, लेकिन वो भी बहुत अहम रहता है, क्योंकि सारे के सारे जो कंसल्टेंट है वो डेवलपर हायर करता है, उसकी जो फीस है पूरी सभी कंसल्टेंट की डेवलपर दे देता है। और सो ऑन द बिहाफ ऑफ द सोसाइटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट monitors all these activities and to make sure that the project get completes in a hassle-free manner. तो हर एक मॉडल के हिसाब से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का रोल चेंज होता है, उसकी फीस स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, और हमें स्टार्टिंग में ही हमें कौन से मॉडल में काम करने का है ये सोसाइटी को डिसाइड करना है। ठीक है, बताइए। संदीप जी धन्यवाद, आपका आवाज नहीं आ रहा है। संदीप जी खूब खूब धन्यवाद, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया ब्रीफ कि पीएमसी का क्या रोल होगा। हम कुछ सवाल ले लेते हैं, हमारे जो रेगुलर ऑडियंस है उनके सवाल हैं। तो पहला सवाल है पंकज साका मुंबई से। ये पूछते हैं कि पीएमसी कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी शॉर्टकमिंग डिटेक्टेड लेटर ड्यू द फॉल्ट चीटिंग बाय बिल्डर व्हेन he hands over possession as soon as OT comes. देखिए, कौन सा भी कंसल्टेंट उसको डायरेक्टली हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते एट दिस मोमेंट, बिकॉज कि सोसाइटी ने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया है वो हिसाब से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब में उसने क्या क्या उसकी जो सर्विसेज है रेंडर की है, और एज पर दिस सर्विसेज वेदर सोसाइटी एंड द डेवलपर आर गोइंग अहेड और नॉट, ये सब चीजों का अपने को देखना पड़ेगा कि उनकी तरफ से क्या था, इनकी तरफ से क्या था। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि रोल ऑफ पीएमसी इज लाइक अ कोच, और जो एक्चुअल मैच आपको खेलने का है सोसाइटी के मेंबर्स को ही खेलने का है। तो जो कंसल्टेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट सोसाइटी को देती है, तो वो उसका रोल जो है एज अ लिमिटेड इसका है। अगर बाय चांस अगर कुछ उसमें कुछ क्लॉज रहना डालना बाकी रह गया, या पर्पसली अगर सोसाइटी ने बोला रहेगा कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा वायबल नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी छूट हम लोग डेवलपर्स को देंगे, तो वो छूट का कुछ एडवांटेज डेवलपर ले रहा है कि नहीं, ये सब मैटर्स करते हैं। तो एट द मोमेंट आई कैनॉट से that project management consultant in that scenario should be held responsible. In overall we have to check it out कि उसमें उसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी ने क्या दी थी, और डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, और सोसाइटी की क्या थी। ये सब का अपने को ओवरव्यू लेने के बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। इसलिए आपको आपका घर टूटने के बाद अगर आपको वापस री हाउस करने का है, तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। उसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को अपॉइंट करना बहुत जरूरी है, ताकि ये जो ब्लेम गेम है वो तो करने का कुछ मतलब नहीं। एक बार एक्सीडेंट हो गया, फिर वो एक्सीडेंट किसकी वजह से हो गया ये डिस्कस करने से अच्छा है कि एक्सीडेंट की जो हम लोग नहीं हो जावे उसका अगर स्टार्टिंग से ही खबरदारी लेते हैं, तो दैट इज द गुड फॉर दी सोसाइटी। यस सर, बिल्कुल। ब्लेम और ब्लेम की जो राजनीति होती है उसमें ना जाते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आपका काम स्मूथली आगे बढ़े। नेक्स्ट इनका ही पंकज शाह का सवाल है संदीप जी। स्कोप ऑफ पीएमसी ड्यूरिंग एंड आफ्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, remuneration of PMC depend on what's the factor who pay PMC remuneration builder of society. देखो कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट होते हैं सोसाइटी के लिए, सोसाइटी अपॉइंट यू एज देयर कंसल्टेंट, तो ऑब्वियसली फीस शुड बी गिवन बाय द सोसाइटी। लेकिन वो डायरेक्टली सोसाइटी आपको देना ये आपके एग्रीमेंट में है, या whatever the fees which has been decided to be given to the PMC is to be channelized from the developer to the society and from society to the PMC. लेकिन आइडियली देखा जाए तो PMC की फीस हैज टू बी गिवन बाय द सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी इज एंगेजिंग देयर कंसल्टेंट टू गिव द गाइडेंस। तो वो गाइडेंस कितने हद तक है उसका जैसे मैंने अलग अलग मॉडल्स में PMC का फीस स्ट्रक्चर भी अलग अलग रहेगा, तो कौन सा मॉडल आप एडॉप्ट करते हो वो हिसाब से उसका फीस जो है वो देना जरूरी है, और वो सोसाइटी देगी तो डेफिनेटली PMC विल बी मोर
गिव द बेनिफिट टू द सोसाइटी, वो मुझे ऐसा लगता है। ओके सर। दोस्तों अगला सवाल हम लेते हैं मीरा रोड से डायरेक्ट। संदीप जी फिर से आपका स्वागत है। मिस्टर नूर मोहम्मद मीरा रोड से हैं। नूर मोहम्मद का सवाल है, नूर मोहम्मद जी का। संदीप जी, हाँ हाँ हाँ, संदीप जी, सुन रहा हूँ। नूर नूर मोहम्मद जी मीरा रोड से, उनका सवाल है, हाउ लॉन्ग रेंट बिल्डर कैन पे, इज देयर टाइम लिमिट? इफ बिल्डर फेल्स टू डिलीवर अपार्ट ऑन टाइम, कैन द रेंट बी इंक्रीज? इफ यस, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज एंड टाइम फ्रेम? ये जो रेंट का उनका जो सवाल है, तो जब हम लोग प्राइमरी जो डेवलपर मॉडल की ये बात कर रहे हैं, तो डेवलपर मॉडल में अगर ये फाइनल हो गया तो एक प्रॉपर इन डिटेल फिजिबिलिटी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें बनाना पड़ेगा। उसमें कितना रेंट हम उस सोसाइटी के लिए रख सकते हैं, ताकि जो कमिटमेंट है डेवलपर जो सोसाइटी को देने के लिए वो कर सकता है। और वो रेंट भी जो है वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, क्योंकि वो रेंट में आजू बाजू के एरिया में उनको रहने के लिए मकान भी मिलना चाहिए। तो जैसे हम लोगों का एग्रीमेंट होता है डेवलपर के साथ, उसमें क्लियर कट जो भी है रेंट का जो अमाउंट है वो आ जाएगा। और एक बाय थंब रूल, every year we increase the rent by 10%. This is the normal thumb rule for any society. अगर कोई सोसाइटी का जो प्रोजेक्ट है ज़्यादा वायबल नहीं रहेगा, तो हम लोग रेंट का इंक्रीमेंट नहीं करते। और उनका एक सवाल था कि अगर बाई चांस डेवलपर डिफॉल्ट हो जाता है रेंट पे करने के लिए, तो अभी एक रिसेंटली कोर्ट जजमेंट आ गया कि अगर डेवलपर डिफॉल्ट हो जाता है रेंट के लिए, तो एक सोसाइटी कैन टर्मिनेट हिज एग्रीमेंट एज अ डेवलपर। तो वो क्लॉज हाईकोर्ट का ऑर्डर का रेफरेंस लेके हम लोग डेवलपर के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ओके संदीप जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सवाल है विले पार्ला से, मिस्टर विकास साटम साहब का है। विकास साटम साहब विले पार्ले से लिखते हैं, इज देयर एन MCGM approved panel of PMC? वेरी फ्रैंकली देर इज MCGM की यहाँ से अप्रूव पैनल ऑफ PMC नहीं है। लास्ट ईयर हम लोगों ने ये कोशिश चालू की थी कि जो भी वर्किंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है उनका एक एसोसिएशन बना के हम लोग MCGM के पास जाने वाले थे, और उसके लिए उनका रिकमेंडेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये जो पेंडेमिक की वजह से वो जो एक्शन है वो अधूरा है अभी भी। और कोई भी प्रोजेक्ट, इसमें मेरा ये सुझाव है कि कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट रहेगा तो उसमें बेसिकली आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल और सिविल इंजीनियर, CA एंड एडवोकेट, इनका रोल बहुत अहम रहता है। और ये प्रोफेशनल्स, ये जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनकी जो प्रोफेशनल बॉडी है वो उनका जो कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म है वो डिसाइड करती है। तो अगर कोई भी गलती इनसे होती है तो प्रोफेशनल बॉडी उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। और बाय RERA also these consultants have been held as a responsible professional. So कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी टीम में ये जो लोग हैं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ये होना बहुत जरूरी है, अहम है। यस सर। विकास साटम जी लाइव पूछ रहे हैं कि डज रेरा कवर PMC एंटायर? रेरा कवर होता है क्या PMC एंटायर? नहीं नहीं, रेरा कवर PMC में नहीं है। तो रेरा में जो मैंने अभी कंसल्टेंट बताया, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, CA एंड लीगल, ये 4 लोगों को ही रेरा कवर करती है। बाकी के कोई भी कंसल्टेंट को रेरा कवर नहीं करती। सर विकास सट्टम जी, टू व्हाट एक्सटेंट ए PMC इज एक्सपेक्टेड टू हैव क्वालिटी कंट्रोल फॉर स्मॉल सोसाइटी? स्मॉल सोसाइटी उसके लिए क्या करना चाहिए? टू व्हाट एक्सटेंट PMC is expected to have quality control for small society? नहीं, अभी आप कौन सा भी मॉडल रहेगा, तो जो क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए इस सोसाइटी PMC को अपॉइंट करती है। तो अगर वो जो जिस काम के लिए PMC को अपॉइंट किया है और वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली यू हैव टू हेल्ड रिस्पॉन्सिबल दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो जो भी हम लोग पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे, मटेरियल्स के, स्पेसिफिकेशंस के, तो ये सब पहले ही, जो काम चालू करने से पहले ही सोसाइटी के साथ फाइनल हो गया रहेगा। तो उसके बाद में जैसे जैसे काम होता है
तो ये पैरामीटर्स एट द जैसे साइट पे कोई मटेरियल रहता है तो वो उसकी क्वालिटी कैसी है, बाद में जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह जो होती है तो उसके ऊपर भी ध्यान देना पीएमसी का बहुत महत्वपूर्ण काम रहता है और वो उसका ड्यूटी है। बिल्कुल, क्वालिटी कंट्रोल मेरे पर बड़ा महत्वपूर्ण हाँ योगदान रहता है। यस हाँ, नहीं तो अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को अपॉइंट करने का मतलब ही नहीं ना कुछ। मतलब ही क्या, बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है क्वालिटी कंट्रोल का। संदीप जी, यस एक एक सवाल ये है कि सभी लोगों की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे पीएमसी का इतना महत्वपूर्ण रोल है रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में, हाउसिंग सोसाइटी में, लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारा जो सपनों का घर है वापस रीडेवलपमेंट करके देंगे, नए सिरे से करके देंगे। उसमें बहुत से हाउसिंग सोसाइटी के लोग या सोसाइटी बेरर्स वगैरह भी, मान लो पीएमसी जब टेंडर पीएमसी बुलाते हैं पीएमसी के लिए, वहां पर ये होना क्या होना चाहिए, क्या मापदंड होना चाहिए कि ये मेरा पहचान वाला है तो इसका टेंडर ले लो, या इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। देखना क्या चाहिए लोगों को, ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता के तरीके से क्या मापदंड होना चाहिए सोसाइटी के लोगों मीन्स रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ द पीएमसी और को? यस, रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ करेक्ट, यस, नहीं पीएमसी। देखिए पीएमसी के लिए सिलेक्शन करना जैसे देखो कि हर एक कंसल्टेंट का अपना एक सोसाइटी में जानकारी हर एक रहती है। जैसे कोई डॉक्टर रहेगा तो हर एक डॉक्टर की एक पहचान रहती है कि वो किसमें स्पेशलिस्ट है, और कोई भी डॉक्टर के पास हम लोग वैसे ही नहीं चले जाते कि भाई हमें ये हो गया और हमें ये ट्रीटमेंट चाहिए। अगर उस डॉक्टर के बारे में हमें जानकारी रहेगी, अपने को कॉन्फिडेंस रहेगा कि इस डॉक्टर के पास जाने के बाद अपना जो बीमारी है, अपना ऑपरेशन एकदम परफेक्ट हो सकता है, वही डॉक्टर के पास हम लोग चले जाते हैं। वैसे ही कोई भी प्रोफेशनल के पास उसके ऊपर भरोसा रख के ही सोसाइटी को अपॉइंट करना बहुत जरूरी है, ताकि वो जो कंप्लीशन जो भी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो प्रोसेस है वो बहुत कॉन्फिडेंटली और अच्छी तरह से हो सके। तो यस सर, उसके लिए आपको सोसाइटी को जो भी उसका जो प्रोफाइल वगैरह जो है वो चेक करना पड़ेगा। एवरीथिंग हैज टू बी टेकन केयर व्हाइल सिलेक्शन ऑफ द पीएमसी। सर एक दर्शक है हमारे, ऋषिकेश फाड़कर साहब पूछ रहे हैं, व्हाट इज प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पीएमसी इन सोसाइटी? क्या प्रोसीजर है उसका? प्रोसीजर एकदम सिंपल है। कोई भी सोसाइटी में अगर जितने भी मेंबर है, अगर रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव अगर आता है कि भाई ये बिल्डिंग की रीडेवलपमेंट होना जरूर है, तो जब रीडेवलपमेंट का सवाल आता है तो डेफिनेटली अभी एज पर द लॉ ऑल्सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैज टू बी अपॉइंटेड बाय द सोसाइटी। और आज का ये जो दौर है बहुत नॉलेज शेयरिंग दौर है, उसमें हर एक सोसाइटी मेंबर्स, मैक्सिमम सोसाइटी मेंबर्स को कि उनके पहचान के ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट मालूम रहते हैं। वो सोसाइटी को 8 दिन पहले उनको अपनी लिस्ट दे सकते कि भाई ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, और साथ ही साथ उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तरफ से भी एक एक्सेप्टेंस का एक लेटर आना चाहिए उनको कि मैं ये सोसाइटी का काम करने के लिए रेडी हूँ। तो जैसे जब कभी जनरल बॉडी मीटिंग होगी सोसाइटी को, तो सोसाइटी के पास भी जितने भी एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स है उसकी लिस्ट रहेगी। फिर वो हिसाब से वो लोग उनका प्रोफाइल, उनका फी स्ट्रक्चर कॉल कर सकते हैं और उनका ब्रीफ इंटरव्यू लेके उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। यस सर, नेक्स्ट सवाल है निरंजन नगर कट्टे जी का, रिलेटेड डीएम डेवलपमेंट मैनेजर से रिलेटेड है। व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन पीएमसी एंड डेवलपमेंट मैनेजर? कैन सोसाइटी अपॉइंट ओनली डेवलपमेंट मैनेजर? व्हाट इज विल बी प्रॉब्लम इन दिस केस? ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बहुत से सोसाइटीज को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग डीएमए अपॉइंट करते हैं, मीन्स डेवलपमेंट मैनेजर, तो हमें पीएमसी की रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे ये अलग अलग मॉडल्स है रीडेवलपमेंट की, जैसे 100% सेल्फ रीडेवलपमेंट है, बार्टर सिस्टम है, बाद में पैकेज डील है, डेवलपमेंट मैनेजर है, डेवलपर है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बार्टर सिस्टम एंड डेवलपमेंट मैनेजर जो भी है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? आपका कंसल्टेंट डिसाइड करेगा, जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट रहेगा। तो जो भी एंटायर प्रोसेस है रीडेवलपमेंट की, वे आपको आपके कंसल्टेंट थ्रू ही फॉलो करनी है। अगर उसमें आपका टोटल फिजिबिलिटी में फिजिबिलिटी रिपोर्ट से लेके फिर आपका प्लानिंग कैसे रहेगा, उसमें क्या क्या कंडीशंस रहेंगी। जैसे हम लोग कोई डेवलपर को अपॉइंट करते हैं तो
उसमें जैसे हम लोग एग्रीमेंट बनाते हैं, वैसे अगर अपने को डेवलपमेंट मैनेजर भी अपॉइंट करने का है तो उसमें भी अलग अलग कंडीशंस हमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। तो वो जो करने का जो काम है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट करता है। और आगे भी चल के जो भी कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस है वो मॉनिटर कौन करेगा? सो वो मॉनिटर करने के लिए भी आपको आपके कंसल्टेंट होना जरूरी है। तो कंसल्टेंट को जो उसका जो पेमेंट होता है वो सिर्फ फीस मिलती है, और जो डीएमए जो रहता है वो उसको फीस नहीं मिलती, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रहता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। द पीएमसी इज एंटाइटल्ड ओनली फॉर हिज कंसल्टेंसी फीस, बट डेवलपमेंट मैनेजर जो सोसाइटी का बर्डन अपने कंधे के ऊपर लेके चलता है तो वो सोसाइटी के साथ प्रॉफिट शेयर कर सकता है। लेकिन पीएमसी सोसाइटी के साथ कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं रहती है। उनका एक कंसल्टेंसी फीस तक ही रोल सीमित है। जिस स्टेज के ऊपर उन्होंने काम किया उतना फीस उनको मिलना चाहिए। यही मेन डिफरेंस है बिटवीन द पीएमसी एंड अ डेवलपमेंट मैनेजर। यस सर, करेक्ट। डेवलपर डीएम मॉडल में प्रॉफिट शेयरिंग है और पीएमसी प्रॉफिट शेयरिंग में परसेंटेज में नहीं आती सोसाइटी के साथ में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सवाल है सर विशाल लोकापुर जी का। व्हाट इज द रूल विथ रिगार्ड टू टीड बीट प्लॉट इन महाडा? टीड बीट प्लॉट इन महाडा लेआउट, डज महाडा हैंड ओवर टीड बीट प्लॉट टू सोसाइटी ड्यूरिंग रीडेवलपमेंट एंड हाउ? ट्रीटमेंट प्लॉट मतलब क्या होता है कि माडा का कैसा एक सिटी सर्वे नंबर बहुत बड़ा रहता है, उसमें माडा ने प्लॉटिंग किया रहता है। और जब प्लॉटिंग होता है और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई रहती है तो एक एरिया जो है माडा डिफाइन करके वो सोसाइटी को अलॉट करती है। लेकिन वो एरिया के एडिशन जो जब एक्चुअल डिमार्केशन होगा प्लॉट का, तो उसके प्लॉट के आजू बाजू में थोड़ा सा जो लैंड पोर्शन रहेगा उसे टिडबिट एरिया कहते हैं। तो वो टिडबिट एरिया भी इंक्लूड करने की इजाजत माडा वो सोसाइटी को देती है। जैसे समझो एक सोसाइटी का माडा ने अलॉट किया हुआ प्लॉट कागज के ऊपर 800 स्क्वायर मीटर है, और एक्चुअल मेजरमेंट करेंगे जब माडा करने को आती है विथ आजू बाजू का कंसिडरेशन करके, तो वो 900 स्क्वायर मीटर तक अगर हो जाता है तो 100 स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड एज द टिडबिट एरिया। और ये टिडबिट एरिया पकड़ के उसके ऊपर अपने को पूरा का पूरा एफएसआई मिलता है। यस सर। नेक्स्ट आखिरी सवाल लेंगे। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज शाह जी का आखिरी सवाल चैट बॉक्स पे जो लाइव आया है, लाइव यूट्यूब पे। पंकज शाह जी लिखते हैं यूजेबल कारपेट एरिया एंड रेरा कारपेट एरिया आर डिफरेंट, व्हाट शुड बी मेंशन इन फिजिबिलिटी रिपोर्ट बाय पीएमसी एंड इन डेवलपमेंट एग्रीमेंट? अभी एज पर द जो चालू प्रैक्टिस है, जो अभी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है, तो रेरा कारपेट एरिया अप्रूवल प्लान में भी लिखना जरूरी है। लेकिन जो फिजिबिलिटी हम लोग वर्कआउट करते हैं, अभी जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स का जो मेंटालिटी है वो अभी यूजेबल कारपेट एरिया के ऊपर ही सीमित है। तो फिजिबिलिटी में हमें ये मेंशन करना बहुत उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये आपका यूजेबल कारपेट रहेगा और ये आपका रेरा कारपेट एरिया रहेगा। अभी अप्रोक्सीमेटली अगर 100 स्क्वायर फीट का अगर कोई यूजेबल कारपेट एरिया है तो लगभग 104 या 103 स्क्वायर फीट आपका रेरा कारपेट एरिया रहेगा। रेरा कारपेट एरिया में जो अंदर की दीवार भी है उसका एरिया भी इंक्लूड होता है, और यूजेबल कारपेट में अंदर की जो दीवार है उसका एरिया कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होता। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द यूजेबल कारपेट एरिया एंड द रेरा कारपेट एरिया। फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, project management consultant should clearly mention that this is the usable total carpet area of your building and this is the RERA carpet area, out of which this will be the usable carpet area given to the society members and this will be RERA carpet area. So तो एक बार ट्रांसपेरेंसी से सब मेंबर्स को मालूम पड़ता है कि ये अपना यूजेबल है और ये रेरा है, तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आती। संदीप जी बड़ा ही अच्छा डिफरेंस बताया आपने। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। संदीप कंडगुटकर आर्किटेक्ट हैं जाने माने, और आज हमारे इस प्रभु से खास बात कार्यक्रम में आए, उनका धन्यवाद। और उनका और प्रभु सर का एक कंपनी है पीएमसी से रिलेटेड, वन स्टाफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं प्रोफेशनल और या फ्री एडवाइस वगैरह के लिए भी। महासेवा में भी वो सेवाएं देते हैं, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन में। तो संदीप जी मैं चाहूंगा आपके मेल आईडी और आपके जो नंबर हैं ऑफिस के नंबर या जो भी आप देना चाहें वो यहाँ पर अनाउंस कर दें, ताकि चैट बॉक्स में यूट्यूब पर हमारे अविनाश सिंधे उनको टाइप कर दें। यस सर। हमारा कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट
इसका एग्जैक्ट नाम है वन स्टॉप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, और हमारा ईमेल आईडी है architectsandeepkangutkar@gmail.com, आर्किटेक्ट संदीप DEEPKNGUTKR@gmail.com, और मोबाइल नंबर है 9769234345।